हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन से देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। इसमें टोटल जो प्रश्न रहने वाला है 120, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहेगा और 80 क्वेश्चन समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से रहेगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्टिंग में ही मैथ और रीजनिंग दिया गया है, जिसे मैं अभी स्किप कर रही हूँ। 41 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जीके जीएस से। चलिए स्टार्ट करते हैं 41 से। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे अवस्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे 9 राज्य हैं। कौन कौन सा है? तो कर्नाटक के नीचे आपका महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बगल में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यही 9 राज्य जो हैं यह समुद्र के किनारे अवस्थित हैं। और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन सा? तो दमन और दीव और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और 2 ऐसे द्वीप क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो पता ही होगा, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जो कि प्रवाल से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो कि किसके भीतर मौजूद होती है? यह जो है फेफड़ों के श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक एल्वियोलस सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह में जाने देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है? गौर करिएगा। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, बिल्कुल सही है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, गेहूँ जब कट के आता है तो थ्रेसिंग में ही उसे भूसे से उसे बीज के दानों को अलग किया जाता है। ये सब तो जानते ही होंगे। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। नहीं, फसल पकने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, ना कि निराई कहलाता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। यह सब सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? ऑप्शन है रेडियोग्राफर, सिस्मोग्राफर, कार्टोग्राफर, कोई भी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा 3 कार्टोग्राफर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आगे है 45। मलेरिया विनाशक कुनैन किसके वृक्ष से मिलता है? मलेरिया विनाशक कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पता होगा, सिनकोना की छाल से। सिनकोना, ऑप्शन नंबर कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, जो कि परजीवी प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट है नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील पवन वायु कहलाती है। गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। यह गलत दिया गया है, सी नहीं होगा। गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है, यह सही है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं? घटपर्णी पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? इस कारण से होता है क्योंकि इसे मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। नाइट्रोजन मृदा से इसे नहीं मिल पाता, इसलिए यह क्या होते हैं? कीटभक्षी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। हाँ, चांगमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चांगमा घुमंतू लोग हैं। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है।
यह सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग 7 क्लास का अगर देखेंगे, मैंने एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है पढ़ना, उसे में यह क्वेश्चन दिया गया था। चांगपा के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, जो कि गलत है। यह इधर से उधर घुमंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो पता ही है किसका है, नेपाल का है। किसका है? नेपाल का है। कौन कौन सा जिला जुड़ा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिहार के उत्तर में कौन सा है? तो नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। नेक्स्ट है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? बहुत ही घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ अवस्थित है यह बताना है। यह जो अवस्थित है यह हो जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी, अगर बात की जाए उत्तरकाशी की, तो यह रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि रामगंगा नदी के किनारे उत्तरकाशी अवस्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की 14 नवंबर 1965 ईस्वी को 1965 को की गई थी। इस संस्थान का गठन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा का सम्मान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? नाथुला दर्रा और सिपकिला दर्रा। नाथुला दर्रा और सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। और नाथुला को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के नाम से। सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के नाम से। जब मैंने दर्रा स्ट्रेटेजी के में करवाया था तो इसे मैंने क्लियर किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था? तो कनिष्क ने। कनिष्क कौन था? तो कुषाण वंश का शासक था। इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति के दरमियान ही बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीन आयन और महाआयन। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को। इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने 3 कांग्रेस का अधिवेशन किया था। कौन कौन सा? तो एक 1886 कलकत्ता अधिवेशन का, एक किया था 1886, उसके बाद 1893 को, और एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1906 को। ये 3 अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने ही आप खेतों में उग जाते हैं, यह सही दिया गया है। खरपतवार बिना बोए अपने ही आप उगाते हैं। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, यह भी सही दिया गया है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, यह भी सही है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें, तो मेरे ख्याल से ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस डी नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, यह भी होना चाहिए। ए, बी, सी होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुझे गलत लग रहा है। मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? आप जहां हैं वहां रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढकिए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? या सही नहीं है, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर। अगर कपड़ा में आग पकड़ लेगा तो आप लोग चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा को ढक कर ढकिए, यह सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें।
राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और डी, आई मीन 4 हो जाएगा। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले और ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का नाम तो सुना होगा। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है और सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था यह दार्जिलिंग के चाय को ही दिया गया था। जीआई टैग जो है यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और दार्जिलिंग का ध्यान रखिएगा, शिवालिक पर्वतमाला के लघु हिमालय में अवस्थित है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इजी क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने 1946 से 1961 तक कार्य किया है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को हुआ है। 1887 को इनका जन्म हुआ है। 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को। कहाँ जन्म हुआ है? तो नवादा में। कहाँ? नवादा में। कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। मगध साम्राज्य की राजधानी थी, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक जो राजधानी थी यह थी गिरिब्रज। कहाँ थी? गिरिब्रज थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बाद में इसकी राजधानी वैशाली भी बनी थी और सर्वाधिक जो राजधानी रही थी पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया था। आप लोगों को पता ही होगा, हसीन मशूक शाह इसका ट्रिक है। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई का काम लकड़ी से। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो हो जाएगा कर्क रेखा। और दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसका नाम हो जाएगा मकर रेखा। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी पता होगा कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर विश्व में बात की जाए तो 17 देशों से होकर के गुजरता है, जो कि हमने करवाया भी है। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? नमक, तेल, बालू, चॉक पाउडर। इजी क्वेश्चन, नमक। नमक, चीनी, ये सब तो पानी के साथ घोल बनाता ही है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि जब पूड़ी बनाते होंगे तो देखते होंगे कि तेल में पूड़ी क्या हो रही है? तैर रही है। किस कारण से? तो पूड़ी में हवा भरी होती है, पूड़ी में बाष्प भरा होता है, पूड़ी में तेल भर जाता है, आटा तेल से हल्का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूड़ी में बाष्प भरा होता है। पूड़ी में क्या होता है? बाष्प भरा होता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? कुछ ऐसा प्लास्टिक है जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, बैकेलाइट। बैकेलाइट, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह क्या होता है? यह कोई कार्य नहीं करता है। कोई कार्य नहीं करता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और यह अदिश राशि है। कार्य जो है यह अदिश राशि है। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी, तो इसके बचने के लिए बीसीजी का टीका, बैसिलस कॉलमेट गुरिन इसका फुल फॉर्म है। टिटनेस के लिए डीडीटी का टीका लगता है। टिटनेस के लिए डीडीटी का टीका लगता है। और पोलियो रोग के लिए उपचार के लिए कौन सा? पोलियो का टीका। और डिप्थीरिया रोग के लिए डीपीटी, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी। और डीडीटी जो है डीटीटी या टिटनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सही उत्तर का चयन करें। यह सही है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं।
तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को प्रदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। ऑप्शन को देखते हैं क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है और जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। यह जो है सही दिया गया है, 1 और 4 ऑप्शन हो जाएगा 4। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति बहुत ही नाम इधर फेमस चल रहा है। बिश्नोई जनजाति जो है यह हो जाएगा राजस्थान। काला हिरण के मामले में तो जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिश्नोई जनजाति के जो संस्थापक थे वह कौन थे? जम्भोजी महाराज बिश्नोई समाज के संस्थापक थे। यह पर्यावरण प्रेमी होते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में। चेरापूंजी, माशेराम, ये सब जो नाम आता है यह कहाँ का? मेघालय। विश्व में सर्वाधिक जो बारिश होता है मेघालय में ही होता है, खास करके माशेराम में ज़्यादा होता है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का जो पठार हो जाएगा यह भारत में अवस्थित है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी उत्तर सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है एवं पूर्व और पश्चिम सीमा में क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। एक बार फिर से सुनिएगा। इसकी उत्तर सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत से लगती है। पूर्व और पश्चिम सीमा में पूर्वी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से इसकी सीमा लगती है। यह 8 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। सही है मेरे ख्याल से। गेहूं का फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। यह भी मेरे सही लग रहा है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, नहीं उसे तो खरीफ फसल कहते हैं। यह गलत है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल नहीं, रबी फसल कहलाती है। कौन सा सही है? तो 1 और 2 और सही पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बियाई हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या हैं? टेनिस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घेंघा रोग में व्यक्ति के सूजन आ जाती है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्दन में अवस्थित होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर यह हो जाएगा भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। सबसे पुराने मंदिरों में से यह एक है। यह शिव जी को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 74। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और कथन और कारण दिए गए हैं। सिंपल सी बात। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। ये मैं आप लोगों को कंफर्म कर रही हूँ कि एनसीईआरटी 7th क्लास के साइंस से यह क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग उठा करके देख सकते हैं। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है उदरोपातन। क्या कहलाती है? उदरोपातन कहलाती है। उदातीकरण कहलाती है। सबलिमेशन कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा 2। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया है? यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया है तो फेसबुक ने 9 अगस्त 2017 को रचनाओं और प्रकाशकों के लिए एक नया वीडियो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
उम्मीद है कि यह प्लेटफॉर्म वॉच गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। यह किस राज्य या राज्य में रहती है? मैं किस राज्य में रहता या रहती हूँ, मैं किस राज्य में रहता हूँ या रहती हूँ? तो यह रहता है मिजोरम। ऐसा होता है मिजोरम में। मिजोरम राज्य में लॉटरी फार्मिंग किया जाता है, जिसमें एक परिवार का चयन किया जाता है और उन्हें खेती करने के लिए वन भूमि का एक हिस्सा दिया जाता है। यह ज़मीन पूरे गांव की होती है, इसलिए वे बारी बारी से भूमि के विभिन्न भागों में खेती करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 4। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो कल्पना करें कि आप चांद पर खड़े हो गए हैं, तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे? आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे? आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे। आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे। कौन सा सही होगा? अगर आप चांद के सतह पर खड़ा हो गए तो समझिए कि आप चांद पर खड़े हैं, तो क्या सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 2। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से बंधा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने होता है। हमें पृथ्वी आंशिक रूप से चंद्रमा की सतह से देखने को मिल जाती है। डेंगू बीमारी कैसी होती है? डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो होता है एडिस मच्छर के काटने से। मादा मच्छर ही होता है एडिस मच्छर। ऑप्शन हो जाएगा 3। डेंगू बीमारी के लक्षण है बुखार, तेज सर दर्द, दस्त एवं पेशी एवं जोड़ों में दर्द होना। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारे से समझाते हैं। सही है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। यह गलत है। सबकी तरह जो बच्चे बोल, ये जो सही है, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। ये मुझे सही लग रहा है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। यह गलत है। ऐसा नहीं है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। यह भी गलत लग रहा है। 1 और 2 मतलब A और B है जो सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1। 1 माइक्रोमीटर होता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। 0.001 क्या? 001 मिलीमीटर। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार। मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो कार्डियोग्राम है। ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से या भूकंप से। तो हो जाएगा आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, जिसे हम लोग आम भाषा में ठनका कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 3। तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बायोगैस क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मीथेन है, जिसमें से 45 से 70% तक मीथेन पाया जाता है और 35 से 40%, 30 से 45%, 45 से 70 मीथेन और 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं एवं गोबर गैस भी कहा जाता है। मीथेन जो गैस होता है यह धान के खेत या फिर जहाँ पे आर्द्र होता है, जहाँ पे क्षेत्र आर्द्र हुआ रहता है वहाँ पे मीथेन गैस उत्पन्न होते रहता है। आगे है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। नहीं बता दी। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। सरदार वल्लभ पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो बनी है 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका नाम है, इसकी स्थापना किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, जो कि कहाँ है? तो यह हो जाएगा गुजरात में।
कौन सा जगह पे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरे दिमाग से भी निकल गया कौन से जगह पर इसकी स्थापना की गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा था V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ ने किसे? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र अपने आप को कहता था समुद्रगुप्त, और इसे अपने सिक्का पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है यह वीणा बजाने में क्या था? निपुण था। और इसके जो दरबारी कवि थे हरिसेन ने ही प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। गुप्त वंश की बात आ ही गई है तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद घटोत्कच शासक बना था, घटोत्कच। जबकि वास्तविक शासक गुप्त वंश का कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका बेटा बना था कौन? इसका बेटा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी दोहित्र कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था, इसलिए समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित्र कहता था। दोहित्र का अर्थ होता है नाती, लिच्छवी का नाती कौन था? समुद्रगुप्त था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त के समय में ही हूनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। हूनों का आक्रमण सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? स्कंदगुप्त के समय, किसके समय? तो स्कंदगुप्त के समय हूनों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, और हून के आक्रमण के कारण ही गुप्त वंश आगे चल करके समाप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चांदी का सिक्का चलाया था, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कंफ्यूज मत होइएगा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इन्होंने सल्लेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। लास्ट समय में जैन धर्म को अपना लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अपनी प्राण को त्याग देते हैं। कहाँ? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। आगे बढ़ते, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक अभिकथन। चलिए यहाँ पे देखते सीधे। कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। यह क्या है? सही है या गलत है? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। लाल ग्रह मंगल। ऑप्शन हो जाएगा 2। इनके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन? फोबोस और डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है यह शुक्र ही है। अगर यहाँ पे बात आ ही रही है तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध के बाद फिर हो जाएगा आपका शुक्र के बाद मंगल के बाद पृथ्वी। एक क्रम, ये क्या कहलाता है? आंतरिक ग्रह कहलाता है, ये ठोस ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बगल में ही है शनि के बगल में है अरुण, और अरुण के बगल में कौन है? वरुण। सूर्य से सबसे सटा हुआ ग्रह बुध, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो गैनीमेड है, और सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है। सबसे ज़्यादा इसका उपग्रह है, कितने हैं? 92 हैं। पिछले कुछ टाइम पहले शनि का था, लेकिन फिर से बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं, 92 हो गए हैं, और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जहां सूर्य कौन से दिशा में उगते हैं? तो यहाँ जो सूर्य उगते हैं पश्चिम में, क्योंकि इन लोगों का जो घूर्णन है पश्चिम से पूर्व नहीं होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर यह घूर्णन करते हैं। इस कारण से ही सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उगते हैं और पूर्व दिशा में डूबते हैं। कौन से 2 ग्रह हैं? तो शुक्र और अरुण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही बंगाल से बिहार पृथक हुआ था 1911 ईस्वी में। घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन अलग जो हुआ था यह हुआ था 22 मार्च 1912 में। गौर करिएगा, टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे थे। एक लगा था आपका 1877 ईस्वी में, प्रथम दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड लिटन के समय।
लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा था यह 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, दूसरा 1903, और तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी का जो दिल्ली दरबार लगा था, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अलग हुई थी 22 मार्च 1912। इस कारण से ही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। किसके समय? हार्डिंग के समय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस समय बिहार के साथ उड़ीसा भी था, झारखंड भी था। बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? विश्व में सबसे कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल? तो हो जाएगा तिब्बती पठार। तिब्बती पठार ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार पूर्वी एशिया का तिब्बत का पठार है, जो 2 विवर्तनिकी प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? कैलोरीमीटर का। कैलोरीमीटर का ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा 3। अधिक समांतर चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है? आप लोग देखे होंगे चींटी जो है एक रेखा में गमन करती है, ऐसा क्यों ऐसा करती है बताइएगा? गंध के कारण। इसका कारण है गंध। क्या है? गंध। चींटियाँ एक सीधी रेखा में चलती हैं क्योंकि वे उस गंध का अनुसरण करती है जिसे उनके नेता अग्रणी छोड़ देते हैं। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। लाल किला दिल्ली में, पता ही होगा, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला जो है चित्तौड़गढ़ का किला है, जो कि 180 मीटर के पहाड़ी पर अवस्थित है। यह 700 एकड़ में फैला है और राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है। एशिया की बात जब हो रही है तो राजस्थान का भी सबसे बड़ा किला है। किले का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मौर्यों द्वारा किया गया था। चित्तौड़गढ़ किले को पानी का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मौर्यों के द्वारा किया गया था, ये मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा चित्तौड़गढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? यहीं पे रानी पद्मावती भी रहती है, आप लोग को पता ही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, सही है। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। 6 महीने का यहाँ दिन होता है और 6 महीने का यहाँ पर रात होता है। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ये सही है परंतु आर गलत है। हमने कहा ना यहाँ 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं, तो सूर्य का उदय होता होगा तभी तो 6 महीने दिन होते होंगे, इसलिए ये जो है सही है और ये जो है गलत है, आर जो है गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई? किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? क्या प्रारंभ हुई? कोलकाता में। कोलकाता में कब? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दिल्ली में कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 96, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी NCERT 7th क्लास के बायोलॉजी क्वेश्चन से किया गया है, साइंस क्वेश्चन से, साइंस वाले विषय से किया गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्टोपस। नहीं, ऑक्टोपस नहीं होगा, तारा मछली होना चाहिए। स्टारफिश, स्टारफिश। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढके जानवरों को खाती है। खोल खोलने के बाद स्टारफिश अपने मुंह के माध्यम से खोल के अंदर नरम जीवों को खाने के लिए अपना पेट बाहर निकालती है। पेट फिर शरीर में वापस चला जाता है तथा भोजन धीरे धीरे पच जाता है। मैं आप लोग से गुजारिश करूँगी कि आप लोग NCERT को कंप्लीट करें। ये 7th क्लास से ही क्वेश्चन दिया गया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, चलिए देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। भारत और अर्जेंटीना
भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, यह सही है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है, यह दोनों सही है। ये और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। परम क्या है? परम सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। परम पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किए गए सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम का अर्थ संस्कृत भाषा में सर्वोच्च है। इसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सी डैक को जाता है। किसका? सी डैक का इसका निर्माण का श्रेय जाता है और इसके निर्देशक डॉक्टर विजय भाटकर को जाता है। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। बिल्कुल, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही लग रहा है मुझे। एक मिनट देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, ए को हो जाएगा। इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है? नहीं, महिलाओं पर है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, पेंटिंग का एक पारंपरिक रूप है जो बिहार के मधुबनी जिले से आता है। इस चित्रों को चावल के पाउडर, टहनियों और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। चित्रों की विशेषता उनके आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न है। मधुबनी पेंटिंग परंपरागत रूप से मिथिला क्षेत्र से विभिन्न समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। वही कथन कारण दिया गया। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ेंगे तो बिहार टीचर का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है और दोनों क्या है, एक दूसरे को समर्थन भी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों सही है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां बनाई जाती है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इन ब्रेल वर्णों को कागज़ पर पंक्तियों में उकेरा जाता है तथा पांडुलिपि पर उंगलियों को हल्के से घुमाकर पढ़ा जाता है। नीचे दिया गया है वही कथन कारण। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। नेक्स्ट है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 है जो गलत है, परंतु 2 है जो सही दिया गया है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, यह गलत है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, यह सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दबाव में संग्रहित किया जा सकता है। जब सिलेंडर से छोड़ा जाता है तो CO2 मात्रा में अत्यधिक फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। इसलिए यह न केवल आग के चारों ओर एक आवरण बनाता है, बल्कि यह ईंधन के तापमान को भी कम करता है। इसलिए यह एक उत्कृष्ट अग्निशामक है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वे क्या कहलाते हैं? सरलतापूर्वक जो मुड़ जाता है यह कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। पॉलीथीन और PVC थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन और PVC का अर्थ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 103। बहुत ज़्यादा ही आप लोग का टाइम ले रहे हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में अवस्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में। और यहाँ पे गौर करिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलौर में स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख विश्वविद्यालय है और इसका जो स्थापना किया गया था 1909 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के सक्रिय सहयोग से। इसे स्थानीय रूप से टाटा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104। टोटल 120 क्वेश्चन दिए गए हैं। पेशियों में थकान किस कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। CO2 के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। मायोसिन जो बीमारी होती है यह होती है आँख में। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। NCERT 7 से पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में है। बरौनी में pH 7 जो होता है यह उदासीन होता है। 7 से जितना ही कम की ओर जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगा। 7 से अगर दूर जाएंगे 14 के नज़दीक जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता है। pH स्केल पर इसका मापन किया जाता है। इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को
लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वही क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि लिटमस क्या है, तो लिटमस जो है यह लाइकेन का बना होता है। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल का यह सहजीवी है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो पता ही होगा, क्षार कड़वा होता है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है, जैव गैस के मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे भी चर्चा कर चुके हैं। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं, समय बताना है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ का यह उदाहरण है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। यह जो काटते हैं इसका समय दिया गया है, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। इतने बजे के बीच में ही मलेरिया के मच्छर काटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग सतर्क रहें। प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छरों द्वारा फैलता है। इन्हें नाइट बाइटिंग मच्छरों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आमतौर पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच काटते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मच्छरदानी लगा करके ही सोया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपकरण कौन सा प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, आप लोगों को पता होगा, यह हो जाएगा मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत भोजन हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के कारण ही तो हमारा शरीर चल पाता है। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी, पहली बार तार लाइन 1851 में बिछाई गई थी, डलहौजी के समय। और किसके बीच, तो यह जगह कलकत्ता से आगरा के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच। गौर करिएगा, भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच हुगली में व्यस्त शिपिंग मार्ग के साथ खोला गया था। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में खोली गई, जिसमें 800 मील की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट है, दूसरा जो ट्रेन चलाया गया था, यह रानीगंज से कलकत्ता के बीच और पहला बम्बई से थाने के बीच। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करें। जंगल अधिकार कानून से संबंधित दिया गया है, यह कानून 2009 में पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिया गया है। यह कानून 2009 में पारित किया गया, जंगल अधिकार। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं, उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का है। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, जंगल अधिकार कानून से जुड़ा हुआ सही हो जाएगा। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं, उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये भी नहीं सही लग रहा है। इसका राइट आंसर होगा, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, यह सही लग रहा है। ऑप्शन हो जाएगा 3, केवल 3। गौर करिएगा, वन में रहने वाले पारंपरिक समुदाय के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने और औपनिवेशिक युग के वन कानूनों के कारण हुए अन्याय को आंशिक रूप से ठीक करने के लिए वन का अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया, न कि 2009 में। अधिनियम के अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्षों से वन में रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसकी उपज पर अधिकार है, ना कि 50 वर्ष से जो रह रहे हैं। ये जो गलत है, इसी में कन्फ्यूजन था। 50 वर्ष नहीं, 25 वर्ष होना चाहिए था। उन्हें वन से नहीं हटाया जाना चाहिए। वनों की रक्षा का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग दिया गया, इसलिए वीडियो लॉन्ग बन रही है। यहाँ पे दिया गया, ये लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गलत है, ए है जो गलत है, परंतु आर है जो सही है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह सही है। एक बार इसका डिस्कशन देख लीजिए। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव का अनुभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है।
ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा का नाम क्या है? यह पौधा का नाम है, सिंपल सी बात, रेगिस्तानी ओक, या फिर इसे बलूत कहते हैं या फिर शाह बलूत कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। यह लगभग कक्षा की दीवार जितनी ऊंचा होती है। इनकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती है जब तक ये पानी तक नहीं पहुंच जाती। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? सादिर किस नृत्य को कहा जाता है? तो भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम जो नृत्य हो जाएगा यह किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी ओडिशा का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी सतरिया असम का हो जाएगा। टोटल 8 लोक नृत्य क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। और कथक जो है उत्तर भारत का है, खास करके उत्तर प्रदेश। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। हमने आगे ही बताया था। कौन से 2 ग्रह थे? तो शुक्र और अरुण। ऑप्शन हो जाएगा यूरेनस, अरुण हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार 3 हो जाएगा। यूरेनस और शुक्र दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं। यूरेनस अपने 97 डिग्री के झुकाव के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है और शुक्र 177 डिग्री के झुकाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से सही का चयन करें। कौन सा ऐसा फूल है जिसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह हो जाएगा कचनार का फूल। पता नहीं कौन सा होता है कचनार। सहजन का फूल और केले का फूल का भी। ऑप्शन हो जाएगा 3, ए बी सी 3 तीनों हो जाएगा। महाराष्ट्र वाले को सहजन के फूल के पकौड़े बहुत पसंद होते हैं, महाराष्ट्र वाले लोगों को। केरल में लोग केले के फूलों की सब्ज़ी बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्ज़ी बना करके खूब खाते हैं। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में पूछा जा सकता है। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई होंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोवा। आप गोवा जाइएगा तो वहाँ नारियल तेल और समुद्री मछली की उच्च उपज होती है। इस कारण से वहाँ ऐसा आप लोग को भोजन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? किसने कहा असंभव शब्द? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेपोलियन ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 120 कथन और दिए गए हैं। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। आगे है छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। ये दोनों बातें हैं जो सही कहा जा रहा है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग आराम से बीपीएससी में आप लोग का रिजल्ट निकल सकता है। 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं मैथ और रीजनिंग के तरफ, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत हार्ड लगता होगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि बताया था, मैं आप लोग का आंसर टिक कर देती हूँ। आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। किरण ने एक मोबाइल 6000 रुपये में खरीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आंसर ही टिक कर देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुकी है। 1 का आंसर दिया गया है 2। 2.5 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है यह बताना है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 होगा।
पैटर्न को आगे बढ़ाइए, रीजनिंग दिया गया है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 4 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, बहुत ही लंबा प्रश्न दिया गया है। ABCD तथा D 5 अंकों की संख्याएं तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है, इसका स्थान दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर दिया गया है, देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से। 5 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 एक गुण के आधार पर समान है। 4 आकृतियाँ दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए मैं फास्ट करवाती हूँ। 7 का आंसर हो जाएगा 1। 7 का आंसर हो जाएगा 1। 8 का भी आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 1। पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है वैसे आदमी किससे संबंधित है? पक्षी घोंसला में रहता है तो आदमी घर में रहता है, 3 हो जाएगा। 10 का हो जाएगा कट वट करके बनाना है, मोड़ करके छेद करना है इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 11 को देख लीजिए, औसत दिया गया है। 11 का आंसर हो जाएगा 2। कोई खास हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से रिजल्ट निकाल लीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अफसोस हो रहा है कि मैं इसका फॉर्म नहीं डाल पाऊँगी। 12 का आंसर हो जाएगा 2। 13 का आंसर हो जाएगा 1। 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 1। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17 देख लीजिए प्रश्न। 17 का जो आंसर होगा, ये जो चित्र दिया गया है यह किस में सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 इसमें है। 18 नंबर प्रश्न, नीचे दिए कितने त्रिभुज हैं? इसमें से बताना है कितने त्रिभुज हैं। इसमें जो टोटल त्रिभुज की संख्या है यह हो जाएगा 5। 1 2 3 4 और 1 5। 19 नंबर का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर, देख लीजिए किसमें सम्मिलित है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। इसे एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक्स की बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो यह बिंदु, अच्छा मोड़ने वाला दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सही है। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 22 का आंसर हो जाएगा 2। 23, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 25, इसका मैं PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, वहाँ से आप लोग PDF भी अपना देख लीजिएगा। 26 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 27 का हो जाएगा 2। 28, देख लीजिए आकृति को फिल करना है, पूरा करना है। क्या 28 में दिया गया है? 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 29 दर्पण से संबंधित है, यह आकृति को देखिए। और 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 32 का 3। 33 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 होगा 33 का। 34 प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा लंबा प्रश्न दिया गया है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 35 का 3 होगा। 36 का हो जाएगा 3। आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को मैं डिस्कशन करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। वीडियो लंबी बन जाएगी तो आप लोग का ही कमेंट आएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करवाऊँगी। अगर डिस्कशन चाहिए तो मैं करवाऊँगी, नहीं चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा तो नहीं करवाऊँगी। 38 का क्या हो जाएगा ये भी बताइएगा।
38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 39 ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन रहा 40 120 क्वेश्चन को कंप्लीट हमने कर लिया। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 120 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। डिस्कशन आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।